सो हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो प्रिपरेशन है नीट की वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में देखो हम बता देंगे कि कहाँ से पढ़ना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी जैसे जो हम लोग वीडियो में जो लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे शिफ्ट हो गया, हाँ, और उसके बाद एपरेंट डेप्थ, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, उस सब में से जैसे अधिक आंसर क्वेश्चन आते हैं और सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। एक भी क्वेश्चन अगर छूटा तो फिर 4 नंबर चला जाता है। तो चलो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो रे ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, देखो लाइट इज़ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तो कोई भी समझ सकता है यार कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है जो हम लोगों को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मदद करता रहता है। अब देखो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में फ़र्क समझ लेते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, जिससे जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। जैसे इसमें तो कंसीडर्ड लाइट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे, जो रे ऑप्टिक्स में जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में है। और जब हम लोग अब जब नेक्स्ट जब चैप्टर उठाएंगे वेव ऑप्टिक्स, तो वहाँ पे क्या होगा, थ्योरीज रहेंगी हाइजेंसबर्ग की और इस सब तरीके की कि लाइट जो है वो किस तरीके से पास करता रहता है। और फिर उसके बाद देखो व्हेन लाइट मीट अप सरफेस सेपरेट टू मीडियम। ठीक है। तो देखो जब भी किसी सरफेस पे पड़ता है तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो भाई बच्चे बच्चे जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है। जैसे बॉल है, बॉल को ज़मीन में पटको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ईंटे को अगर तुम पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगी, तो उसको वो एक तरीके से रिफ्रैक्शन हो गया। यानी कि अगर कोई चीज़ लड़के अगर आ गई, जैसे लाइट है वो किसी सरफेस पे से लड़ी और आ गई, तो वो रिफ्लेक्शन हो गया। और अगर लाइट अगर इसके अंदर लड़ी और इसी के अंदर ही डूब गई तो वो रिफ्रैक्शन हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद देखो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट फिनोमिना। जो वेव ऑप्टिक्स है वो इसमें जो है बहुत सारी जो थ्योरीज दी गई हैं, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम ऐसे गर्म करने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए थोड़ा पढ़ा देते हैं। हाँ। और देखो इसमें जो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे ये एकदम मान लो एकदम सीधा, जैसे मिरर होता है, मिरर एकदम प्लेन होता है, और ये जैसे मान लो खुदड़ी हुई दीवार है ना। देखो अगर इसमें लाइट आई तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे चली जाएगी। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो जिस एंगल पे आ रही है, देखो यहाँ पे यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो यहाँ से आएगी तो ऐसे जाएगी। यहाँ पे देखो दूसरे वाले जो ये लाइट है इसमें देखो एंगल कम है, एकदम ऐसे आ रहा है तो फिर एकदम ऐसे जाएगा। समझ रहे हो। और इर्रेगुलर में क्या होता है भाई, इर्रेगुलर में लाइट देखो ऐसे आई तो परपेंडिकुलर चली गई। देखो इसमें देखो ज़्यादा कम एंगल पे आई है, और उससे भी कम एंगल पे चली गई है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़ो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाते हुए चलेंगे। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और जो उसका रिफ्लेक्टिंग रे है और उसका जो नॉर्मल है, मतलब कि देखो ये नॉर्मल होता है कि मतलब कि मान लो उसको परपेंडिकुलर मान लिया जाता है। उस नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो नापने का एक वहाँ से एक पैमाना होता है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल ये जो होता है वो एक ही प्लेन पे होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में है ना, हम लोग रिफ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे, रिफ्लेक्शन में ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। दूसरा इसका लॉ क्या नियम है कि ये देखो जो इंक्लिनेशन मतलब कि एंगल ऑफ, यानी कि जो इंक्लिनेशन का जो एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और इंक्लिनेशन और रिफ्लेक्टिंग एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्शन के केस में, और वो जो होगा वो एकदम सेम होना चाहिए। याद रहे कि ये हम एक प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। प्लेन सरफेस पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ रिपल्सन या उसको रिफ्लेक्टिंग एंगल, वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो ये कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस में जैसे देखो ये देखो नॉर्मल इंक्लिनेशन, यानी कि देखो जब इंक्लाइन एकदम परपेंडिकुलरली हो रहा है। ठीक है। मतलब कि उसके परपेंडिकुलरली वो इंक्लाइन हो रहा है, अरे इंसिडेंट हो रहा है, और उसी के परपेंडिकुलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फिर और ये जो है ज़ीरो हो गया। और देखो ग्रेजिंग
ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है, देखो जैसे मान लो अगर ये सरफेस है ना, मान लो अगर ये एक हल्का सा कर्व सरफेस है और अगर यहाँ से जो लाइट आ रही है ना वो अगर उसके एकदम टच करते हुए टच करेगी तो वो एकदम ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये देखो ये वाला भी एक केस देख लो। अब देखो ये वाला एक कॉन्सेप्ट जो है इसे याद रख के रहना, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं ना। जैसे मान लो वो सब के अलावा अगर ये इसको मान लो ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मिरर को अगर हम लोग थीटा रोटेट कर दिए ना, बस अभी देखो पढ़ो फिर हम समझाएंगे इसको अच्छे तरीके से। मिरर को अगर थीटा रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करेगा, समझ रहे हो। मिरर को अगर हम लोग थीटा रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है, हाउ मच मिरर इज रोटेटेड, एक मिनट, हाउ मच मिरर रोटेट, मिरर को हम लोग कितना घुमाएं कि उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट रे आया कितने पे, देखो नॉर्मल से 30 डिग्री बना रहा है ना, तो जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो भी 30 डिग्री पे होगा। तो इसको हम लोग इस मिरर को हम लोग कितना रोटेट कर दें कि ये जो है ये देखो ग्रीन लाइन है ना, तो ये एकदम ऐसे ही जाने लगे। अभी ये ऐसे जा रहा है लेकिन अगर हम लोग इसको रोटेट कर देंगे तो ये जो है वो बिल्कुल ऐसे जाने लगेगा। तो अभी हम क्या बताते हैं, मिरर को अगर थीटा रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करेगा। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना मुँह जवानी एकदम सॉल्व होंगे। देखो सबसे पहले ये देखो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ये देखो नॉर्मल से 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब इसको हॉरिजॉन्टल पे जाने के लिए अब इसको कितना डिग्री इसको झुकना पड़ेगा। तो देखो ये 90 डिग्री पूरा है या इतना 30 है तो इतना 90 माइनस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इसको 60 डिग्री घुमाना है, ठीक है, रे को अगर 2 थीटा घुमा मतलब कि अगर मान लो 60 डिग्री घुमा दिए, रे को अगर 60 डिग्री घूमना है तो मिरर को कितना घूमना पड़ेगा, मिरर को जो है वो 30 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिरर को हम लोग थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा। तो अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 60 डिग्री घूम रहा है तो 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री हुआ। तो जो मिरर है ना वो मिरर को नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल से इसको 30 डिग्री ऐसे कर देंगे। तो फाइनली केस के तो देखो फाइनली सिचुएशन तो जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ठीक है। ये मिरर है इसको हम लोग 30 डिग्री पे घुमा दें, अब रेस जो है वो तो 30 डिग्री पे आ ही रहा है, समझ रहे हो, 30 डिग्री पे आ ही रहा है। तो गाइस देखो अब कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जैसे देखो मिरर है ये देखो एकदम पैरेलल है ना, अब इसको सिर्फ 30 डिग्री घुमाना है। देखो ये जो है ये रेस जो है ना ये यहाँ से 60 डिग्री है और नॉर्मल से 30 डिग्री है। तो अगर यहाँ देखो हम लोगों को रेस को 2 थीटा घुमाना है तो हम लोगों को जो मिरर है ना मिरर को थीटा घुमाना पड़ेगा किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो देखो नॉर्मल से ये 90 डिग्री पे है तो इसको सिर्फ 30 डिग्री, तो ये देखो ये यहाँ से नॉर्मल से अब बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। और जो रेज है वो नॉर्मल से 30 डिग्री बना रहा था 30 डिग्री ही बनाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बीम ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम मतलब लाइट जो है ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल, एक सोर्स है एल ना वहाँ से लाइट आ रही है। इस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, जो लाइट है वो किसी एक प्लेन मिरर पे एकदम नॉर्मली यानी कि उसके उस मिरर के परपेंडिकुलर यानी कि एकदम सीधी लाइन आ रही है लाइट की, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या जो मिरर है वो x डिस्टेंस की दूरी पे है, सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स से x डिस्टेंस की दूरी पे। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। देखो ये कह रहा है कि एक लाइट आ रही है एक मिरर के परपेंडिकुलर ना, और फिर उसके बाद वो जो मिरर जो है वो उसी लाइट को एकदम उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइट आ रही है और वो एक मिरर पे टकरा रही है एकदम परपेंडिकुलर ना, लेकिन फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर उस देखो इसमें कहा है व्हेन द मिरर इज़ रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, यानी कि वो जो मिरर है उसको थीटा एंगल रोटेट किया जा रहा है तो वो उसी लाइट को उसी सोर्स के थोड़ा सा ऊपर रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ लो। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सोर्स, ठीक है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज स्पॉट ऑन द स्केल जस्ट placed just above the source L when the mirror is rotated through small angle theta. The spot of light is found to move through a distance y on the scale
यानी कि जो डिस्टेंस जहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जा रही है वो उसकी और उस जो सोर्स जहाँ से निकल रहा है उसकी जो दूरी है वो वाई है ना। तो एंगल थीटा कितना होगा? इसकी इनिशियल कंडीशन देखो यही है, एक सोर्स है जिसका नाम एल है, वहाँ से एक लाइट आ रही है, नॉर्मल लाइट आई, और वो एक सरफेस से, एक मिरर से एकदम परपेंडिकुलरली यहाँ पे उससे इंसिडेंट हुई ना। और फिर उसके बाद, अब उसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा हुआ है कि इसको अगर ये जो मिरर है इससे अगर हम लोग इसे हम लोग थीटा घुमा दे रहे हैं ना, इसे हम लोग थीटा घुमा दे रहे हैं, तो ये जो लाइट है वो इससे इसी सोर्स के ऊपर वाई डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे जाकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके की बनेगी। ये पहली कंडीशन है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई इधर ही जब जा रही होगी, फिर उसके बाद इस जो मिरर है इसको थीटा हम लोग रोटेट कर दिए। तो देखो हम तुम्हें बताते हैं, अगर मिरर अगर थीटा रोटेट होगा तो इसका जो जो पहले जा रहा था और आ रहा था, तो अब ये भी तो भाई नॉर्मल से टू थीटा रोटेट कर जाएगा, नॉर्मल से मतलब नॉर्मल की तरफ टू थीटा ना। तो यहाँ पे टू थीटा, यहाँ पे ये भी रोटेट हुआ और ऊपर गया, और कितनी दूरी पे गया क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाई डिस्टेंस की दूरी पे दिया हुआ है। अब सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई थीटा कितना होगा, थीटा को क्या होगा। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो एक्स और वाई का टर्म दिया हुआ है, एक्स और वाई का टर्म दिया हुआ है। तो भाई बस अपना बस तुरंत चालू खोपड़ी लगाओ कि अब इस देखो, एक साइन कॉस टेन में किस में कौन सा ऐसा होता है जिसमें जिसमें मतलब कि साइन में और कॉस में और टेन में इन्हीं तीन फार्मूले से एंगल निकाला जा सकता है ना। तो इसमें से ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें उसका परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल करके एंगल निकाला जा सकता है? तो वो होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, बेस। देखो हम देखो जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम देखो हर, छोड़ो इससे बात छोड़ो, तो देखो परपेंडिकुलर इसका कितना है, पहले देखो टेन थीटा लिख दो। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ, तो ये हो जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है वाई बाई बेस कितना है एक्स। ठीक है, तो अब देखो टेन टू थीटा को हम लोग क्या टू थीटा भी लिख सकते हैं, ये तुम लोग पढ़े होगे ना। टेन टू थीटा को हम लोग टू थीटा भी लिख सकते हैं। तो टू थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई टू एक्स। समझ गए? तो देखो वाई बाई टू एक्स कौन सा है, यही है ना, ये नहीं ना, ये नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये देखो एक कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर लिए कि अगर मिरर को थीटा घुमाएंगे तो एंगल टू थीटा घूमेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या है, बॉय स्टैंडिंग मिड वे बिटवीन द वॉल एंड मिरर ना। एक लड़का है जो दीवार और शीशे के बीच में खड़ा है, एकदम बीचों बीच में। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल वॉल ना। तो मिरर की क्या लेंथ होनी चाहिए, मिरर की क्या लेंथ होनी चाहिए कि वो जो लड़का जो बीचों बीच खड़ा है वो पूरा के पूरा दीवार देख सके। तो देखो इसका रिजल्ट ही याद करो, एच इज इक्वल्स टू, मतलब कि ये एच क्या होता है, ये एच होता है कि जो मिरर है उसका हाइट ना, और जो वॉल है उसका हाइट का थर्ड पोर्शन। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू एच बाई थ्री। देखो ये रिजल्ट हम क्यों याद करा रहे हैं, ये रिजल्ट से याद करा रहे हैं कि देखो थोड़ा सा भी हम समझा देंगे कि ये कैसे आया, लेकिन देखो एग्जाम में अगर पूछ लिया ना तो वहाँ पे तुम डिराइव कर नहीं पाओगे। ठीक है, डिराइव नहीं कर पाओगे, सेलेक्ट होने के लिए ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। दो रिजल्ट हैं, दोनों के दोनों याद करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें हम तुम्हें हल्का हल्का समझा, देखो एक लड़का है, ये इसके सामने शीशा है और ये उसकी दीवार है। ठीक है, अब देखो दीवार को पूरा देखने के लिए उसका सबसे ऊपरी छोरा का जो रोशनी है वो उस शीशे के सबसे ऊपरी सबसे ऊपरी छोर की तरफ पड़नी चाहिए, और फिर उसके बाद उसके आँख में जानी चाहिए, क्योंकि उसको इतने बड़े शीशे से इतना बड़ा दीवार देखना है ना। तो अब फिर उसके बाद अब जो दीवार का जो सबसे निचला जो पोर्शन है उसका सबसे नीचा जो पोर्शन है वहाँ की लाइट शीशे के सबसे नीचे तक तो पड़नी चाहिए। मान लो शीशा कितना भी लंबा है ना, शीशा कितना भी लंबा है, तो लेकिन उसका जो लाइट है वो यहाँ पे पड़नी चाहिए, और वही उसकी मिनिमम लेंथ। मान लो शीशा ये और लंबा है, शीशा मान लेते हैं कि जैसे देखो ये शीशा देखो बहुत लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि मिरर की जो है वो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ के लिए कि जहाँ पे इसकी लाइट यहाँ पे पड़ के इसके आँख में जाएगी, ठीक है, वो उतना ही शीशा काम का है, बाकी शीशा काम का नहीं है पूरा के पूरा दीवार देखने के लिए। तो देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, लाइट इधर से इधर आता है तो देखो ये वाला एंगल जो होता है ये बराबर होता है, यहाँ बराबर होता है, ये जो डिस्टेंस है जो बीच में, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो देखो ये दोनों भी एक्स एक्स
बराबर हो जाते हैं। तो इसमें tan थीटा करके देखो, अगर तुम लोग उसका डेरिवेशन देखने का, हमारे पास समझाने का पूरा टाइमिंग नहीं है। तुम लोगों को, जिस बच्चों को अगर अलग से देखना होगा तो यार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं तुम लोगों को उसका डेरिवेशन मिल ही जाएगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तो देखो एक और ये वाला भी इसका रिजल्ट देख लो, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले वाले पे नहीं आया हुआ, लेकिन वो एडिशनली हम उसको बता दिए क्योंकि ज़रूरी होता है थोड़ा आगे पीछे पढ़ना। देखो मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल बॉडी ऑफ एन ऑब्जर्वर। जैसे मान लो तुम हो ना, तो तुम्हारे सामने कितना बड़ा शीशा होना चाहिए कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी दिखा दे। तो तुम्हारी जितनी लंबाई होगी, जैसे मान लो तुम्हारी लंबाई है 6 फुट ना, तो जो सामने जो पड़ा मिरर है वो 3 फुट का होना चाहिए, क्योंकि h/2, ठीक है, कि वो तुम्हारा जो लंबाई दिखा दे। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए टॉल मैन ऑफ हाइट 6 फीट, ठीक है। पहले देखो h दिया, h इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्योंकि मैन का हाइट है तो 6 दिया, इसलिए बड़ा वाला h ना। वांट टू सी हिल फुल इमेज है ना, मतलब वो अपना पूरा के पूरा दृश्य देखना चाहता है। तो फिर उसके बाद जो मिरर है उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, h इज इक्वल्स टू h/2, ठीक है। तो h/2, अब h की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 6/2 यानी कि 3 फुट का शीशा होना चाहिए। अब इसी तरीके से यार अपने दिमाग से तुम लोग प्रीवियस ईयर, अरे मतलब कि जो वॉल वाला क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो एक वॉल है जिसका लंबाई दिया है मान लो 15 फुट, ठीक है, 15 फुट। तो उसमें पूछ रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से 5 फुट की दूरी पे खड़ा है, और फिर उसके बाद उससे 5 फुट की दूरी पे एक शीशा है ना। तो देखो इस कहने का, देखो क्वेश्चन में ये मतलब बता दिया कि दोनों के दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो शीशा, मिरर और वॉल के बीचों बीच में है ना। और फिर उसके बाद अब पूछ रहा है कि 15 फुट का दीवार है, तो ऑब्जर्वर का मतलब कि जो शीशा है ना, जो मिरर है वो कितना बड़ा होना चाहिए कि वो 15 फुट के दीवार को दिखा दे। तो h/3 हम बताए थे, ठीक है, h/3 लगा दो, तो 15/3 इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 फुट का दीवार होना चाहिए। तो यार इस वाले पे तो 3 फुट का टिक करो और आगे बढ़ो। अब देखो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो। जैसे मान लो ये एक मिरर है, उस मिरर के सामने अगर कोई एक पॉइंट है, वो अगर v वेलोसिटी से आ रही है, तो मिरर के अंदर भी वो v वेलोसिटी से ही आएगी। तो देखो अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी कि जैसे मान लो तुम शीशे के सामने खड़े हो, तो तुम शीशे के सामने अपना जो मुक्का तान के खड़े हो जाओ, और जितनी तेज़ी से तुम मुक्का शीशे पे मारोगे, शीशे के अंदर जो तुम खड़े हो वो भी उतनी ही तेज़ी से मुक्का मारेगा। मार मत देना वरना हाथ फट जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, मजाक कर रहे थे। तो देखो लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो ईजी है, लेकिन देखो दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है, मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक मिरर है ना। अब क्या है कि देखो, अब जिसे कह रहा है, अब देखो दूसरा इसमें कह रहा है कि जैसे मान लो एक मिरर है ना, वो मिरर अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर है, यानी कि मिरर की भी एक वेलोसिटी है, और उसमें तुमने और तेज़ी से मुक्का भी मारा, तो उसके जो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो इसके बराबर नहीं होगी। वो क्या होगी, वो जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा है प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। ये चीज़ याद रखे रहना। इस पर देखो एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये एक मिरर है, एक मिरर के सामने अगर कोई चीज़ 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है, और वो मिरर भी जो है वो भी 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। तो देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करो। देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है, 1, तो यार देखो सिंपली यहाँ पे 1 पुट करो, इस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 है, तो 5 प्लस, अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज डालो और फिर बाई 2 कर दो, 2 करो, 2 यहाँ पे गया 2, और फिर उसका 5 यहाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आएगी वो आएगी 3 के, ठीक है, क्योंकि 2 - 5 तो -3 आएगी, ठीक है, यानी कि -3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या है, देखो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई 2 प्लेन मिरर, यानी कि 2 प्लेन मिरर हैं, उससे कितने इमेज फॉर्म होंगे इसमें इसी पे बताया गया। तो इसके 2 केस, देखो इसमें एक केस होता है जब कि दोनों के दोनों जो मिरर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और जो दूसरा वाला केस होता है उसमें मिरर जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना, ऐसे और ऐसे, और पैरेलल में क्या है, दोनों ऐसे ऐसे होंगे या दोनों ऐसे ऐसे, ये पैरेलल होता है। तो देखो पैरेलल वाला जो होता है उसमें ये देखो इनफाइनाइट, जैसे मान लो ये दो
इमेज है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन जैसे किस तरीके से आएगा, जैसे मान लो इसमें देखो जो इमेज जो बनते हैं वो इनफाइनाइट इमेज बनते हैं ना। जैसे मान लो एक पॉइंट है 10, जो एक मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसमें पूछ लेगा कि पहला इमेज कहाँ बनेगा। तो पहला इमेज देखो ये यहाँ से ये यहाँ, पहला इमेज यहाँ बनेगा। अब कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की। अब कितनी दूरी पे बनेगा, अगर पूछेगा ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी, तो ऑब्जेक्ट से हो जाएगा 10 + 10 20 सेंटीमीटर। और अगर पूछेगा मिरर से कितनी दूरी पे पहला उसका इमेज बनेगा, तो मिरर से यार जितनी दूरी पे वो ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा, यानी कि मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। अब देखो ये रेस जो है वो टकरा करके, एक सेकेंड, यस, हाँ। अब देखो देखो दूसरी अगर पूछेगा तो ये देखो यहाँ से जो रेज निकलेगी ना, उससे अगर उससे जो मिरर टकराएगा ना, उससे जो रिफ्लेक्ट हुआ और फिर उसका जो यहाँ पे पीछे आएगा, वहाँ पे जो है वो दूसरा रे बनेगा। तो याद रखे रहना, पहला रे यहाँ से जो नियरेस्ट वाला जो डिस्टेंस रहेगा वहाँ से लाइट जाएगा, और फिर उसके बाद जो टकराएगा ना, तो उसमें एक ऐसे बना देना और ऊपर जाएगा, तो जो यहाँ पे जाएगा वो इतनी ही दूरी पे रहेगा। और फिर देखो दूसरे में भी देखो दूसरा इमेज जो बनेगा वो यहाँ से जितना उस मतलब कि उस पॉइंट से और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उतनी ही दूरी पे दूसरा इमेज बनेगा, ठीक है। और फिर देखो अब देखो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ गया, और फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया। तो अब देखो ये जो गया ना, तो नहीं, अब देखो पहला पहला देखो यहाँ पे बना गया, और ये इसकी वजह से ये दूसरा बना। अब देखो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, तो ये जहाँ पर भी जाएगा वो थर्ड बनेगा। तो थर्ड अगर पूछ लेगा तो कितनी दूरी पे बनेगा, तो देखो थर्ड बन किस मिरर में रहा है, सेकंड वाले मिरर में थर्ड इमेज बन रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उस जो अगर मान लो जो थर्ड इमेज है वो सेकंड वाले मिरर में बन रहा है ना, तो फिर तुम्हें क्या करना है, तो देखो ये देखो उसका जो मतलब कि जैसे, तो यार देखो इमेज बनने के लिए जिस सरफेस पे जिस मतलब जिस मिरर में इमेज बन रहा है, उस इमेज में जो रेज आ रही है वो जितनी दूरी से आती है उतनी ही दूर पीछे वो वाली इमेज बनती है। तो देखो I3 बनने के लिए, जैसे मान लो अब इस सरफेस पे यहाँ पे I3 बन रहा है ना, तो अब देखो यहाँ से कितनी दूर से ये वाली रेज आई थी। देखो देखो इसको मत गिनो कि वो ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ये तो एक डायग्रामेटिक व्यू है, एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना, तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए समझाने के लिए बनाया था। देखो अब ये यहाँ से कितनी दूरी पे आ रही है, देखो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लग गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद इस सरफेस के भी अंदर से वो आ रही है, तो इस सरफेस से देखो यहाँ से 10 10 हो गया, फिर यहाँ से भी यहाँ, यानी कि यहाँ से जो लाइट आई, ये लाइट से और इस सरफेस की दूरी को पूरा के पूरा कैलकुलेट करो, कितना हुआ 20 + 10 + 10, तो ये देखो 40 सेंटीमीटर दूरी पे I3 बना। अब पूछेगा I4 कितने दूरी पे बना, तो देखो ये वाला जो रेस निकला था, अब ये रेस जब जाके टकराएगा, तो इस सरफेस से, अब देखो इस सरफेस पे जो टकराने वाली रेज है ये कितनी दूरी से आ रही है, तो देखो 10, फिर 20, और फिर उसके बाद 20, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइट है यहाँ से यहाँ तक गई, तो फोर्थ वाला बनाई, तो देखो 10 20 20 कितना हुआ 50, तो देखो ये 50 मीटर की दूरी पे। अब कमेंट करके तुम लोग बताओ कि अब जो I5 होगा वो कितनी दूरी पे बनेगा। और इसमें एक चीज़ याद रख के रहना कि नंबर ऑफ़ इमेजेस जो बनेंगी वो इनफाइनाइट होगी, और उसमें जो एंगल होगा, देखो ये सब तो सिर्फ दिखाया गया है, ये मत समझ लेना कि ये इससे एंगल पे जा रहा है, एंगल उसके बीच का जो होता है वो ज़ीरो ही। तो देखो एक बार एक टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिया। दूसरा टॉपिक क्या है, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, यानी कि अब देखो जो यहाँ पे मिरर था पैरेलल था, अब इस केस में जो मिरर होंगी वो एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर होंगी। अब देखो ये देखो इसमें देखो जो मिरर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये वाला जो है एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर मिरर परपेंडिकुलर है ना, और उसके बीचों बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म होंगी, तो ये याद रखे रहना कि इसमें जो है 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। कहाँ पे होंगी, देखो एक इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है I2, फिर ये अरे I1 और ये I2, और एक इसी के ऐसे सीधे जाता है यहाँ पे I3 बनता है। तो ये याद रख के रहना, अभी हम बताएंगे आगे कैसे होगा। देखो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। देखो जैसे मान लो, तो देखो ये हम तुम लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। जैसे मान लो ये 2 मिरर हैं, और वो जैसे कि एक पॉइंट रखा गया है ना, एक ये पॉइंट रखा गया, वो पॉइंट में से बताया गया है कि वो पॉइंट जो है वो इस लाइनिंग से एक जगह से 20 डिग्री बना रहा है और दूसरी जगह से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो मिरर से मतलब कि जो सीधा जो वाला जो मिरर, मतलब कि जो परपेंडिकुलर वाला जो मिरर है उससे 20 डिग्री बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है उसके जो और ठीक है, यानी कि ये समझ लो यार कि अब जो दोनों मिरर्स हैं वो एक दूसरे से एक किसी एंगल पे रखी हुई हैं, और एक पॉइंट है जो उन दोनों के अंदर रखा गया है, और वो एक सरफेस से 20 डिग्री बना रहा है, दूसरे सरफेस के
से 30 डिग्री बना रहा है ना। तो अब इसमें अगर जैसे पूछ लिया कि इसमें कितनी इमेज फॉर्म होंगी, तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, 360 बाई थीटा। अब देखो इसमें थीटा क्या रखेंगे, देखो इसमें थीटा 20 या 30 नहीं रखेंगे, इसमें थीटा रखेंगे ये जो मिरर के बीच का जो एंगल है, दो मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो ये वाला, ये थीटा है ना। अब इसमें 20-40 कुछ भी होता तो उसका क्या है, पूरा के पूरा एंगल, यानी कि देखो इस मिरर और इस मिरर के बीच का जो एंगल है वो रखेंगे। तो क्या एंगल है, देखो 30 + 20, तो यहाँ पे लिख दो 360/50। ठीक है, अब देखो एक जीरो से यहाँ जीरो गया, अब 36/50, तो ये अप्रॉक्स 5.2 के अप्रॉक्स आएगा। देखो अब यहाँ पे 5.2 आए या 5.1 आए या 5.9 आए, इसको रखेंगे हम लोग एन की वैल्यू 5। ये चीज़ याद रखे रहना यार, ऐसा नहीं कि अगर 5.9 आ गया तो 6 रख दी, नहीं, 5 पॉइंट के अगर 9 भी आ जाए तो भी इसकी वैल्यू हम लोग 6 ही रखेंगे, अरे 5 ही रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो ये वाली वैल्यू होगी सिर्फ वही मान्य होगी, चाहे अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाए जैसे, ठीक है। तो एन की वैल्यू 5 निकाली। अब देखो क्या होगा, अगर एन की वैल्यू अगर इवन में आ गई, एन की वैल्यू अगर इवन मतलब समझ रहे हो ना यार, 2, 4, 6 अगर आ गई तो n -1 कर देंगे और नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। अगर n की वैल्यू अगर ऑड आ गई और अगर वो सिमेट्रिकल एंगल है, सिमेट्रिकल मतलब समझ रहे हो, जैसे ये जो है एक जगह से 20 डिग्री बना रहा है, एक जगह से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये एक अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल है, अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल होता यानी कि दोनों तरफ 30-30 अगर होता तो नंबर भी बदल जाता, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि अगर ये सिमेट्रिकल होता, अगर 20-20 होता या 30-30 होता, ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल होता तो फिर से n-1 करते तो नंबर ऑफ इमेज आता, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जितना n आया है वही उसका नंबर ऑफ इमेज होगा, ठीक है। तो ये देखो अनसिमेट्रिकल है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 आई है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो होगा 5, ठीक है। एक बार फिर से बता देने करना क्या है, सबसे पहले n की वैल्यू निकालना है 360/थीटा, ठीक है। अब n की वैल्यू मान लो अगर 5.9 आ गई मान लो, तो भी इसका यही वाला वैल्यू का मान्य होगा, 5 आ गया, सबसे पहला प्रोसेस ख़त्म, n की वैल्यू आ गई। अब देखो तुम्हें ये देखना है n की वैल्यू इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर n की वैल्यू इवन है तो n-1 कर दो, ठीक है। अगर इवन का मतलब जैसे मान लो n की वैल्यू 6 आ गई तो वहाँ पे 6 - 1 5 कर दो, मतलब 5 नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। n की वैल्यू अगर ऑड में आ गई तो फिर वो अगर n की वैल्यू ऑड में आई है तो फिर ये चेक करो कि वो सिमेट्रिकल है या वो अनसिमेट्रिकल है। यार बहुत इजी है यार, तुम लोग समझ गए होगे। अगर वो सिमेट्रिकल है यानी कि जो पॉइंट रखा है उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो बराबर आ गया तो वहाँ पे n-1 रूल लगा दो। अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेज n के बराबर आ गया। अब देखो ये हम नीट का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं कहीं से हम उठाए हैं, अब क्या बताएं। तो देखो ये देखो सिमेट्रिकल है, ठीक है, और इन दोनों के मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्री, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कितने इमेज फॉर्म होंगे, ये अब तुम लोग हमें कमेंट करके बताओ, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ये सब भी ज़रूरी होता है। अब देखो अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। देखो स्फेरिकल मिरर दो तरीके की होती हैं, एक होती है कॉनकेव और एक होती है कॉन्वेक्स। कॉनकेव, देखो केव से ही लग रहा है कि गुफा, यानी कि कुछ गुफे जैसा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ बस इस तरीके से तुम लोगों को, बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आता होगा तो याद रखना, केव कब होता है, जब ये गुफा बन जाता है। देख लो गुफा बन रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखो ये जो है वो उसका मतलब कि पॉलिश सरफेस है और यहाँ से पूरा के पूरा रिफ्लेक्शन होता रहता है। कॉन्वेक्स जो उभार हो, जहाँ पे उभड़ा हुआ सरफेस हो और अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है, देखो लाइट यहाँ से आती है, लड़ भिड़ के जाती है, तो ये होता है कॉनकेव और ये होता है कॉन्वेक्स। अब देखो कॉनकेव मिरर बनता कैसे, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा स्फेरिकल सरफेस है, इसको लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ये देख लो खूब बड़ा सा स्फेरिकल सरफेस है और इसे इसी तरीके से एकदम इसे आधा काट के अंदर से ऐसे ऐसे एकदम सफ़ा कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखो और इसके पूरा के पूरा एकदम हाईली पॉलिश किया जाता है। अब देखो इसमें 2-3 टर्म होते हैं, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर
इस किसे कहते हैं, यानी कि अगर इसका पूरा के पूरा एक सर्कल बनाए। अब देखो आगे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, है ना, तो उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होगा, यानी कि उसका जो स्फेरिकल जो सरफेस होगा ना, वो होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो होगा आर होगा वो उसका रेडियस होता है। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो पी होता है वो उसका पोल होता है। पोल का मतलब ही ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल धरती पे किधर है, सबसे ऊपर सबसे नीचे ना, तो पोल्स जो होते हैं वो भी एकदम यहाँ पे ही होते हैं, एकदम मतलब कि उसके कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके एकदम बीच, मतलब कि एकदम उसी पे होते हैं, उसके सेंटर में, ठीक है। और देखो फोकस कहाँ होता है, अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस। तो यार फोकस इसे कहते हैं, देखो पॉइंट वेयर लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, मतलब कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर जा कर के मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, ये चीज़ याद रखे रहना, ठीक है। मतलब नीट में यही पूछता है यार, नीट में जैसे अब देखो अब जेई का अगर जो पढ़ाई करेंगे उनके लिए ये मतलब कि कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के हिसाब से, मतलब उन लोग ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ट्रिकी डालते हैं कि R/2 काम ही नहीं करता, लेकिन तुम्हारे नीट में R/2 से पूरा के पूरा तुम क्वेश्चन उड़ा दोगे, तो इससे बाहर मत पढ़ना, नीट में नहीं आएगा इसके बाहर, है ना। जेई में भी बहुत कम ही आता है, तो नीट में कहाँ से आएगा। तो देखो अगर मान लो ये लाइट है ना, लाइट अगर यहाँ से आई, जैसे एक सेकेंड, जैसे मान लो लाइट है, लाइट ऐसे 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 आई, ठीक है, मान लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे गई, ठीक है, और दूसरी लाइट जो है ऐसे 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 आई, और फिर उसके बाद यहाँ से चली गई। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे लाइट आकर के मिली है, ये उसका फोकस कहलाता है। अब देखो कॉनकेव मिरर के जो हैं वो 6 केसेस हैं, 3 यहाँ हैं, 3 इसके नीचे हैं। हम तुम लोगों को पहले एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले वाले केस में ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से इनफाइनाइट से उसका रेज आ रहा है। दूसरे केस में कह रहा है कि अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट जो धीरे धीरे पोल के करीब आएगा ना, तो वही चीज़ बस उसमें दिखाया हुआ है, बहुत ईजी है। बहुत ही लोग कोचिंग वोचिंग बहुत जगह पे हमको भी लोग ऐसे ही समझाए थे मेरे टीचर्स, कि हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो धीरे धीरे यूट्यूब से देखते देखते हमको ये सब चीज़ समझ में आने लगा, नहीं क्लास में कभी समझ में ही नहीं आया था। देखो सबसे पहले वाले क्लास में इनफाइनाइट पे है, फिर उसके बाद देखो सबसे बाहर क्या होता है, सबसे देखो बीचों बीच में देखो रेडियस ऑफ कर अरे हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, फिर उसके बाद फोकस आ जाता है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है, फिर पोल आता है। तो देखो फिर उसके बाद क्या है, जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके फिर बाहर आया, फिर वहाँ से लाइट आया, फिर उसके बाद अंदर गया, तो फिर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दिखने लगा। नहीं पहले ऑब्जेक्ट भैया एकदम छोटा सा है, देखो ये फोकस है, ये पॉइंट है ना, इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट बना, तो यानी कि एकदम छोटा। फिर उसके बाद अब फोकस पॉइंट यहाँ पे गया, अब दूसरी रेज यहाँ से इसे आके, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ। फिर तीसरे केस में जो है अब देखो ये यहाँ पे इससे बाहर था, अब जो ऑब्जेक्ट आया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब आ गया, तो अब देखो अब जो उसका इमेज बना वो उसी के बराबर बन गया। अब जो चौथा वाला केस है उसमें देखो अब जो ऑब्जेक्ट है वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके भी अंदर आ गया, उसके ना, तो फिर अब देखो अब ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो और बड़ा हुआ। अब क्या है, अब वो फोकस पे आ गया, तो अब उसका जो साइज़ है वो एकदम बड़ा होने लगा। अब क्या है कि अब उसने सब हद पार कर दी, अब वो एकदम फोकस के पास चला गया, तो अब उसका जो साइज़ है वो जो है सबसे पहले तो रियल बन रहा था, इस साइड बन रहा था, सब में देखो लेफ्ट साइड बन रहा था मिरर के। अब क्या हुआ, अब उसका जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बनने लगा, क्योंकि वो इस साइड होने लगा। देखो अगर कॉनकेव मिरर के अगर अंदर अंदर अगर ऑब्जेक्ट का अगर वो बन रहा है इमेज, तो वो रियल होता है, और ठीक है, और अगर बाहर बनने लगा तो वो वर्चुअल होने लगा ना। और फिर उसके बाद और एकदम बड़ा अब दिखने लगा। तो अब इसी को हम लोग अच्छे से देख, सबसे पहले वाले केस में ना देखो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइटी है। फिर देखो वहाँ में देखो यहाँ से लाइट आया, लाइट आया आया आया, अरे यार ये रखते रहे तो दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ से लाइट आया आया, और फिर उसके बाद टकरा करके वो इस पॉइंट में, और देखो हम बताए थे फोकस किसे कहते हैं, जहाँ पर लाइट जो है वो टकरा करके मिलती है वही पॉइंट फोकस कहलाता है। फोकस ये नहीं है कि तुम भी यहाँ पे बीच में रख दिए, नहीं, जहाँ पर पूरी की पूरी रेज आकर के कन्वर्ज हो रही हैं वो पॉइंट फोकस है, तो ये फोकस है। अब यहाँ पर इमेज बनेगा, क्योंकि देखो दो रेज यहाँ पे आकर के मिल गई, इमेज उधर फॉर्म हो गया, तो देखो इमेज फॉर्म हुआ, और देखो इमेज देख लो एकदम पॉइंट, मतलब कि एकदम बिंदु के बराबर बन रहा है ना। तो अब देखो क्या है, इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फोकस पे ही दोनों के दोनों रेज आकर के मिल जा रही हैं ना। देखो देखो यहाँ पे देखो मिली, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे आकर के मिल गई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो एक फोकस पे ही मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ, एट फोकस पे।
और फिर उसके बाद देखो हम बताए थे, अगर अगर मिरर की एक मच्छर आ गया था, मच्छर के अगर, अरे मच्छर बोल रहे हैं, सॉरी, अगर मिरर के अगर अंदर ही अगर वो इमेज फॉर्म हुआ तो वो रियल होगा। देखो कॉनकेव में हर जगह पे देखो रियल 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 इमेज, इन्वर्टेड 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 इमेज, पाँच मतलब कि 6 केस में से 5 में, 6 में से 5 में रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है, अंदर बना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो हाईली डिमिनिश है, यानी कि एकदम छोटा। अब उसका जो मैग्नीफिकेशन होगा वो सब में निगेटिव होगा, एक को छोड़ करके। क्यों ऐसा हुआ हम तुम्हें बता रहे हैं। मैग्नीफिकेशन का देखो तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, मैं अभी आगे या तो पढ़ोगे। देखो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो हाइट ऑफ इमेज जो है ना, मैं जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो हाइट ऑफ इमेज जो है वो, पहली बात तो यहाँ पे जो बनेगा ना, ना कि सिर्फ यहाँ पे जैसे, तो वो हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो निगेटिव में होगा। एक सेकेंड, निगेटिव क्यों हो रहा है, देखो हमें देखो लिखने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि माइक यहाँ है वो यहाँ है, तो हाथ टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है, तो राइटिंग वाइटिंग मेरा बन नहीं रहा है। तो देखो हाइट ऑफ इमेज देखो निगेटिव क्यों होगा, देखो हम तुम लोगों को एक रूल बताए थे या बताएं, देखो अभी हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे। देखो अगर ऊपर कोई भी चीज़, अगर हम लोग ऊपर देखो ये देखो ये वाला जो लाइन है, अगर इसके ऊपर अगर कोई चीज़ हम लोग मानेंगे तो वो निगेटिव मानेंगे, और इसके नीचे अरे ऊपर अगर हम लोग कोई भी चीज़ मानेंगे तो वो पॉजिटिव होता है, और नीचे अगर हम लोग कोई चीज़ मानेंगे तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। और हम लोग इधर की तरफ अगर कुछ मानेंगे तो वो पॉजिटिव, इधर अंदर की तरफ मानेंगे मतलब अगर सेंटर से यहाँ पे, तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो दूसरे केस में क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सी से थोड़ा सा दूरी पे है। तो अब देखो ये यहाँ से लाइट एक आई, फिर उसके बाद यहाँ पे फोकस पे गई और फिर दूसरी रेस भी फोकस से होते हुए गई और यहाँ पे आकर के मिल गई, ठीक है। ये यहाँ पे आकर के मिली, तो यहाँ पर देखो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ। और देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जा करके उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये इमेज जो बना वो रियल होगा और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा होगा, क्योंकि देखो नीचे की तरफ है। और उसके बाद ये हाईली मतलब हाईली नहीं, देखो यहाँ पे हाईली डिमिनिश था और यहाँ पे छोटा दिखेगा लेकिन हाईली डिमिनिश नहीं दिखेगा। और फिर उसके बाद अगर मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो फिर से वही रूल लगाओगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो क्योंकि इन्वर्टेड है तो वो निगेटिव अपने आप हो जाएगा ना, तो माइनस मान लो अगर हाइट ऑफ इमेज आया तो वो -2, और फिर अगर मान लो क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट इससे बड़ा ही होगा तो वो हो जाएगा +5 ना, तो -2/5 तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो गया। और सेम इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी देखो मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड है, इसलिए यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन जो होगा वो भी निगेटिव ही हो जाएगा। ये चीज़ याद रख के रहना ना। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट उधर ही फॉर्म होगा, ठीक है। और रियल बनेगा, रियल क्योंकि यार देखो सब में रियल ही बन रहा है, एक किस को छोड़ के जो सबसे ज़्यादा पास में आ जाएगा। और फिर इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि उल्टा बनेगा, और साइज जो होगा उसका सेम होगा यहाँ पे। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा लेकिन इन्वर्टेड उल्टा फॉर्म होगा, तो उल्टा होने की वजह से मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जा रहा है सब में। मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है। अब देखो अब इन सब केस में क्या होगा, देखो अब सी पे अभी तक था, अब देखो सी को जो है ना वो भी पार कर दिया। तो अब देखो अब जो है ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा होने लगा। तो देखो रियल इमेज ना और इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है और मैग्नीफाइड अब हो गया। यहाँ तक सेम साइज था इसके पहले, अब हो गया मैग्नीफाइड। अब उसके आगे बढ़ोगे तो फिर देखो अब देखो जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। देखो ये देखो लाइट जा रही है कहीं मिल ही नहीं रही है, तो इनफाइनाइट पे अब इमेज फॉर्म होगा, ये भी रियल इन्वर्टेड होगा और ये हाईली मैग्नीफाइड यानी कि बहुत बड़ा इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन जो इमेज होगा वो निगेटिव होगा, इसलिए इसका भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे ही मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस बार जो उसका हाइट ऑफ इमेज हुआ वो देखो ऊपर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ नहीं हुआ। सब में देखो जो इमेज बन रहा है वो नीचे
मतलब कि जो एक्सिस है इस एक्सिस के नीचे है, इसलिए निगेटिव है। अब देखो यहाँ पे ऊपर आ गया तो इसलिए ये इसका जो इमेज बना, जो मैग्नीफिकेशन है यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और देखो बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा मैग्नीफाइड, इरेक्ट बनेगा, अपराइट। देखो सब में देखो रियल इन्वर्टेड था, यहाँ पे देखो वर्चुअल है, इरेक्ट है और अपराइट है। मतलब कि जितना बड़ा, जैसे जैसे मान लो तुम हो, तुम 6 फुट के हो, और अगर अब तुम यहाँ पे अगर फोकस के आगे खड़े हो जाओगे किसी कॉनकेव मिरर में, तो तुम 6 फुट के हो तो हो सकता है तुम 20 फुट करके लोग, तुम एकदम जैसे लगे कि तुम राक्षस बन के खड़े हो सामने, समझ रहे हो? इस तरीके का इसमें कुछ व्यू आता है। देखो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, मैच द कॉलम है ना, लेकिन देखो इसमें देखो ऑप्शन में जैसे मान लो ये ए है ना, ए है तो इसका देखो पी एस, मतलब कि यानी कि दो दो टो, मतलब एक को का दो सही है, तो इसको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा ना। देखो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले में क्या है, -2 दिया हुआ है। अब देखो माइनस साइन का मतलब है, देखो हम तुम्हें कई बार बताएं यार, देखो माइनस जहाँ पे बन रहा है यानी कि वो कॉनकेव मिरर होगा, कॉन्वेक्स नहीं, नहीं ठीक है, कॉनकेव होगा। और फिर देखो -2 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन 2 का मतलब क्या है कि वो दुगुना हो गया। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन में देखो दो चीज़ पकड़ने वाला होता है, एक कि वो 1 से बड़ा है कि वो 1 से छोटा है ना। 1 से बड़ा का मतलब समझ रहे हो कि वो उसका जो इमेज का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, कि उसका इमेज का साइज़ जो होगा वो इस नंबर से डिसाइड होगा। जैसे देखो यहाँ पे हाफ है ना, तो उसका मतलब कि मैग्नीफिकेशन का देखो हम बताए थे कि अगर मैग्नीफाइड अगर कर रहा है तो वो कॉनकेव मिरर हो सकता है। ठीक है, हम अगर देखो अगर सिर्फ यहाँ पे +2 होता तो कॉन्वेक्स बन जाता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा मैग्नीफाइड करता है ना। तो देखो कॉनकेव है, लेकिन -2 भाई, कॉनकेव में भी मैग्नीफिकेशन तो होता ही है यार। तुम लोग देखे थे कि तीसरे चौथे रिजल्ट के बाद जो भी हम रिजल्ट बताएं 6 रिजल्ट, उसमें से तुम देखे होगे कि थर्ड के बाद उसमें मैग्नीफिकेशन हो रहा था। तो देखो सीधी बात, देखो माइनस है तो कॉनकेव मिरर लगाओ, ठीक है, और उसमें ठीक है। तो फिर देखो ये जो है इसको इससे जोड़ दो, तो देखो ए का क्यू देखो इसमें आ रहा है, नहीं ये सिर्फ ये आ रहा है, ये नहीं है, ठीक है। और फिर हाँ बस यही है मान लो ना। और फिर उसके बाद देखो इसमें 2 भी है, तो 2 है तो यार देखो कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। देखो रियल हो सकता है क्योंकि देखो, हाँ रियल होगा क्योंकि देखो हम तुम्हें दिखाए थे, जैसे हम दिखाए थे गाइस कि ये देखो नीचे के जो तीनों रिजल्ट है, देखो ये मैग्नीफाइड है, ये हाईली मैग्नीफाइड है ना, और देखो ये सब के सब कॉनकेव मिरर है ना, तो इसमें देखो मैग्नीफाइड है, और क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, और कॉनकेव मिरर से जो बनता है वो रियल होता है, तो इसका ये भी सही है। तो देखो इसमें क्यों आर, तो ये ऑप्शन से यही सही है। अब इसके आगे भी देख लेते हैं, देखो -1/2, माइनस से फिर से वही मतलब है यार कि वो कॉनकेव मिरर है, तो देखो बी का देखो क्यू मिला हुआ है, तो देखो बी को हम लोग क्यू से मिला देते हैं, एक हो गया पहला। और फिर देखो -1/2 है यानी कि वो एकदम छोटा हो रहा है। तो देखो हम तुम लोग को बताए थे 6 केस में देखो 3 टो में तो वो 2 में देखो वो छोटा हो रहा था, 2 में वो बड़ा हो रहा था, और एक में वो सेम साइज का था, और एक में वो एकदम बड़ा था, लेकिन वो जो था वो वाला इमेज, मतलब कि वो जो इस बार के बना था जो लास्ट वाला था। तो देखो ये इसका देखो आर है, तो आर हो सकता है यार, इसका भी आर हो सकता है। अब देखो +1/2 हो गया, तो अब देखो ये बिना देखे ताके देखो इसको बस इससे जोड़ दो। देखो सी है जैसे, अब देखो इसमें जैसे प्लस दिया है, तो देखो ये कॉन्वेक्स हो सकता है ना, और ये डबल भी है, लेकिन यार देखो अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, देखो स्मार्टली आंसर करना पड़ता है। तो देखो हम तुम्हें बताए थे ना कि इसमें जो लास्ट वाला जो ये वाला जो लास्ट वाला रिजल्ट है, ये देखो मैग्नीफाइड भी है, इरेक्ट अपराइट भी है, तो इसका जो मैग्नीफिकेशन है देखो पॉजिटिव भी होगा, और इसका मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो स्मार्टली आंसर करने के लिए देखो ये मतलब कि कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन ये कॉनकेव भी हो सकता है यार, क्योंकि उसका ये मतलब कि एकदम लास्ट वाला, मतलब कि कुछ कुछ केस में ये होता ही है, क्योंकि लास्ट वाला केस हम तुम लोगों को दिखाई है कॉनकेव हो सकता है। और फिर उसके बाद देखो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म ही करेगा, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पे देखो दिखाए थे, ये देखो अगर फॉर्म हुआ तो ये वर्चुअल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इसका अब वर्चुअल ऑप्शन आया, टिक हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है और हाफ है, तो देखो ये कॉन्वेक्स, देखो डी का देखो एक हो गया पी यानी कि कॉन्वेक्स, और दूसरा हो गया एस यानी कि वर्चुअल। ठीक है, एक तो आई होप तुम लोग समझ ही होगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही बता रहे हैं कि जैसे मान लो अगर मोटा, जैसे मान लो अगर निगेटिव है तो ज़्यादातर केस हो सकता है कि वो कॉनकेव होगा, ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स होगा। लेकिन अगर देखो निगेटिव दे करके भी अगर उसको बड़ा कर दिया ज़्यादा ना, तो फिर
या सिर्फ इतना ही मान लो, या निगेटिव है तो कॉनकेव है, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, एक को इसका केस छोड़ करके। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, 2 प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट 70 डिग्री, यानी कि 2 प्लेन मिरर हैं वो एक दूसरे के 70 डिग्री पे बना रहे हैं। और रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल थीटा, मतलब अब उस पर एक रे आई थीटा एंगल पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल ऑन सेकंड मिरर, यानी कि अब वो उससे रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसका सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, और सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होते ही रिफ्लेक्टेड फ्रॉम fall on the second mirror and is reflected from their parallel to the first mirror। सेकंड मिरर से वो जैसे रिफ्लेक्ट हुई वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल जाने लगी। तो उसमें वैल्यू ऑफ थीटा बताओ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से 70 डिग्री बना रही हैं, सबसे पहली बात। अब उसमें कहा है कि एक रे है जो थीटा डिग्री पे आई, ठीक है, थीटा डिग्री पे यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये चीज़ अभी इसको नहीं ड्रॉ करते हैं, थीटा डिग्री पे आ रही है, फिर वो सेकंड जब रिफ्लेक्ट होगी तो सेकंड रिफ्लेक्शन इधर ही से होगा, और सेकंड रिफ्लेक्शन के होते ही वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पैरेलल जाने लगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ से पकड़ो, फर्स्ट पैरेलल की पैरेललिज्म ऐसे बना दो, ठीक है, ये पैरेलल बन गया। अब देखो ये पैरेलल हुई लाइट, तो इस लाइट और इस लाइट के बीच का जो एंगल होगा ये भी 70 डिग्री होगा, पहली बात। अब देखो जैसे ये 70 डिग्री है ना, अब यहाँ से एक नॉर्मल खींच दो। देखो अगर कभी भी लाइट वाइट का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो या कुछ भी, तो देखो नॉर्मल खींच दिया करो, क्योंकि उससे समझ में आ जाता है। नॉर्मल खींच दो, तो अब देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है ना। अब देखो ये कितना रिफ्लेक्ट हो, मतलब ये मान लो ये 90 है ना, मान लो ये 90 है, तो 90 माइनस 70 ये कितना एंगल है, ये मान लो अब हो गया 20 डिग्री, ठीक है, ये 20 डिग्री है। तो अब देखो ये 20 डिग्री अगर इधर गया तो फिर आएगा तो इधर, मतलब कि देखो एक रूल तुम लोग को मालूम होगा कि ये नहीं दिख रहा है यार, एक सेकंड, जैसे बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ क्योंकि ना फ्लैश मारा था। देखो आई इज इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो मान लो ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट कितनी हुई 20 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये 20 डिग्री से आई भी तो होगी, तो ये नॉर्मल से इसको 20 डिग्री यहाँ से भी बना दो, तो ये देखो ये भी 20 डिग्री हो जाएगी, तो ये यहाँ पर जो होगा ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अच्छे समझाएं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे आई और आर का कॉन्सेप्ट लगाओ, ये वाला एंगल 70 डिग्री, बस तुम लोग को पता चल गया, ये अगर 70 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 70 डिग्री होगा, बस तुम लोग को यही पता। तो कुछ इस तरीके से ना, ये देखो 70 डिग्री अगर यहाँ से बना रहा है तो ये 70 डिग्री यहाँ से भी बनाएगा। अब देखो ये 70 डिग्री यहाँ से भी बना रहा है, तो फिर अब देखो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, तीनों जो एंगल्स होते हैं वो मिल करके 180 बनाते हैं। तो देखो ये 70 कितना हुआ, 140 हुआ, तो 180 माइनस 140 कितना हो गया, 40 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये ज़रूर ही 40 डिग्री होगा, ठीक है, ये 40 डिग्री है तो ये 70 ही होगा। अब देखो यहाँ पे भी एक बार नॉर्मल खींचो। अब देखो अब पूछा था कि लाइट जो रिफ्लेक्ट हो करके जो लाइट सबसे पहले आई है ना, ये लाइट, तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, क्वेश्चन में यही ना कहा था, थीटा। आप देखो 2 प्लेन मिरर 70 डिग्री पे है, रे इंसिडेंट ऑन मिरर एट एंगल थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, अगर थीटा एंगल पे, तो उसका बात कर रहे हैं नॉर्मल से, ठीक है। तो फिर अब देखो अब ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब 90 माइनस 40, अब देखो क्योंकि नॉर्मल से एंगल बताना होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल बताओ, तो ये एंगल आ गया 40। अब 90 माइनस 40 तो ये एंगल आ गया 50। अब यहाँ पे टिक कर दो, कितना एंगल 50। अब आगे बढ़ो। सो गाइस अब आएगा बावंडर आएगा। बावंडर से क्या मतलब है, देखो इससे मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो जब हम छोटे थे ना, जब हम 9th-10th में थे, तो हमें लगता था रे ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, लगता था उस समय समय की बात है। देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, वी क्या होता है, वी होता है इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से लेकर के, यू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये वी देखो इमेज का डिस्टेंस होता है, भूलना मत यार। देखो वी जो होता है इमेज का डिस्टेंस होता है, यू जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, कहाँ से, पोल से होता है, ठीक है। देखो एफ जो होगा, अगर कॉन्केव का जो क्वेश्चन में अगर एफ आएगा वो निगेटिव होगा, और अगर कॉन्वेक्स में आएगा तो एफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एफ क्या होता है यार, फोकल लेंथ, समझ रहे हो ना। अब देखो ये रूल याद रख के रहना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव,
डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। ये बात याद रख के रहना। डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। इसीलिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो रहा था। क्यों? क्योंकि देखो जितनी भी इमेज बन रही थी कॉनकेव वाले में, पाँचों के पाँच मतलब 6 में से जो 5 जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी। इन्वर्टेड यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज ही निगेटिव आएगा भाई साहब, तो फिर उसके बाद वो पॉजिटिव कहाँ से होगा? तो इसलिए जो मैग्नीफिकेशन है वो सबकी निगेटिव थी। ये चीज़ याद रख के रहना। डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस में देखो, जैसे मान लो ये एक, जैसे अभी जैसे मान लो ये एक मान लो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये यहाँ, अब देखो यहाँ से यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी में, तो देखो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे यानी कि इस दिशा में ऑब्जेक्ट की रेज जो ऐसे आ रही है ना, तो यहाँ पे जो यू है वो रखा जाएगा। नहीं, अभी इसे बताने कोई मतलब नहीं है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था ना, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, और इसका अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव होगा। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या करा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्या कर दिया, देखो ये यू दिया है, क्योंकि डिस्टेंस की बात, ऑब्जेक्ट की बात क्या है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो यू होता है। और देखो फ्रॉम द फोकल लेंथ, देखो तो यू जो होगा कॉनकेव में अगर राइट साइड में, तो हमेशा उसको निगेटिव लेना। निगेटिव कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि देखो अगर कॉनकेव मिरर से ये, जैसे यार हम तुम्हें सीधे सीधे बता रहे हैं, जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर से अगर इस साइड में अगर डिस्टेंस दिया हो ऑब्जेक्ट का ना, तो उसको निगेटिव मान लेना बस, ठीक है। तो निगेटिव 40 हो गया। और फिर अब उसको देखो अब देखो फोकल लेंथ दिया है, तो और देखो कॉनकेव सरफेसेस में जो फोकल लेंथ होते हैं वो भी निगेटिव ही रखे जाते हैं, ठीक है। तो -15, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी कि अब जो है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हो गया u2 वो हो गया -20, डिस्प्लेस थ्रू 20 सेंटीमीटर टूवर्ड मिरर, यानी कि जो ये सरफेस है पहले यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे था, अब जो है अब इसको 20 सेंटीमीटर ढकेल दिया गया। 20 सेंटीमीटर ढकेल दिया गया, यानी कि अब जो ये डिस्टेंस होगी u2, देखो u1 जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, u2 जो है ये वाला डिस्टेंस है, तो 40 - 20 इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि अब u2 को भी माइनस में ही रखेंगे तो ये भी हो गया -20, u2 भी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी, यानी कि देखो v1 कुछ होगा, v1 भी कुछ होगा, v2 भी मतलब कुछ होगा ना। तो अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, यानी कि v2 निकालो, फिर उसके बाद v1 निकालो और इन दोनों को माइनस कर दो, v2 माइनस v1 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। तो देखो भाई लोग v निकालने के दो फार्मूले हैं। देखो एक तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगाओ, उसको वो थोड़ा लंबा पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे -15, और ये देखो v निकालना ही है तो u की वैल्यू -20, अब v की वैल्यू निकाल देंगे। तो यार उसके बाद जो v1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60। इसी तरीके से तुम लोग v2 भी निकालो। v2 कैसे निकालोगे, देखो मिरर तो वही है, तो इसका जो फोकल लेंथ रहेगा वो भी सेम रहेगा -50। तो अब इसी फार्मूले में ये करके अब इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस अब हो गया ये, अब देखो अरे यार ये पहले वाले में तो 40 था ना, तो सॉरी यार यहाँ पे -40 रखो, ठीक है। मतलब अब जैसे ये मान लो दूसरे वाले का अभी हम लोग निकाल दिए थे ना -20 मान के, तो उसका कितना हो गया वो, यानी कि अब वो है वो ये मान लो ये सरफेस, ठीक है। तो यार जैसे ये वाली वैल्यू रखोगे ना, ये वाली वैल्यू रख करके पहले v1 निकाल लो, v1 आएगा। तो यार देखो जो v1 आ रहा है वो 24 आ रहा है। 24 का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये एक स्फेरिकल, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से सबसे पहले जो है वो इतना 24 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन रहा था।
उसके बाद जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, जैसे 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को ढकेला गया तो अब वो लगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज को फॉर्म करने। तो अब देखो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो दूरी है, यानी कि 60 माइनस, एक सेकेंड, 60 माइनस 24 करो, यहाँ पे आएगा 36, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। जैसे यहाँ पे पहले इमेज फॉर्म हो रहा था, अब फॉर्म होने लगा यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी, तो 60 माइनस 24 कर दो तो इतना डिस्प्लेस कर गया, तो 36। तो देखो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। देखो टूवर्ड्स मत मार के आ जाना यार, कदम कदम पे यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर मारो और आगे बढ़ो। अब देखो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इसे फटाफट करते हैं। एक रॉड है, ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहली बात देखो एक रॉड है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है कॉनकेव मिरर के, देखो कॉनकेव लेंस से मिरर के, ठीक है। देखो ये कॉनकेव मिरर बना दिए हैं, अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये बना दिए हम लोग, पहली बात, ठीक है। अब देखो दूसरी बात कहिए कि एक रॉड है 10 सेंटीमीटर की लंबी है ना, और फिर उसके बाद देखो फोकल लेंथ भी दिया हुआ है मिरर का, तो इसका फोकल लेंथ लिख दो, 10 दिया है ना तो -10 लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है इन सच ए वे दैट इट्स एंड इज क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। इस मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे और 10 सेंटीमीटर का जो लेंथ का जो रॉड है वो उसके अलॉन्ग रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा कोई रॉड रखा गया है। और यहाँ इसकी जो ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, और कितनी दूरी से रखना चालू किया गया है, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें पूछा हुआ है लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा। तो यार देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो सिचुएशन बना लो। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो इसे ए मान लो, इसे मान लो बी, ठीक है। अब देखो फटाफट करते हैं, देखो इसका दो केस बनेगा, ठीक है, मतलब इजी सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले तो देखो ए है, मान इस पर फोकस करो, ठीक है। तो देखो अब इसको तुम्हें मतलब कि पता करो, तो देखो इसका देखो U1 लिखो, U1 कितना है, यानी कि डिस्टेंस के और पोल की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखो -20 पहला ही केस डालो, F का वैल्यू सब में 10 ही चलेगा, ठीक है। अब देखो इसका V1 पता करना है, तो अब इसका फॉर्मूला लगा, देखो इसका जो इमेज का जो हाइट निकालने वाला जो होता है ना, इमेज का डिस्टेंस निकालने वाला, इसका एक शॉर्ट फार्मूला दो का होता है। फिलहाल अभी ये याद रखो, बाद में इसे देखा जाएगा। V इज इक्वल टू UF बटे U माइनस F, टर्म्स सब वही रहेंगे, U का मतलब वही डिस्टेंस है दूरी, और F वही फोकल लेंथ, U माइनस F ना, तो इसे बस ये याद रखना, V इज इक्वल टू UF बटे U माइनस F, V इज इक्वल टू UF बटे U माइनस F। तो यार देखो सबसे पहले अब हम लोग को V1 निकालना है। V1 का क्या होगा, U कितना दिया है -20, F कितना दिया है -10, UF बटे U माइनस F, U कितना दिया हुआ है -20, -10 हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा -10, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया 200, और फिर उसके बाद -20 में से +10, तो ये हो गया -10, तो यानी कि V1 जो हो गया वो हो गया तुम लोगों का -20, ठीक है। तो यानी कि -20 दूरी पे इसका जो होगा पहला वाला, तो यार देखो V1 इसको -20 से क्या मतलब है कि जो इमेज जो पहली बनी, देखो यहाँ से लाइट निकली और सबसे पहली जो V1 इमेज बनी वो भी इधर ही बन गई, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से अब यहाँ वाला देखो U1 से निकालनी, अब देखो U2 कितना रखोगे, U2 जो रखोगे वो हो जाएगा 20 + 10, तो हो जाएगा 30, तो -30 U2 रख दो, और F की वैल्यू फिर वही -10, फिर V1 फिर V2 निकाल लो। अब देखो V2 कैसे निकला, UF, तो देखो फटाफट करते हैं, UF कितना हो गया -30 × -10, तो हो गया 300 बटे U माइनस F, तो -30 + 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होकर +10, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो अब इसको ऐसे काटो, अरे ये तो इधर ही रहेगा, ये कट गया, तो 15, तो यानी कि देखो ये U2 आ गया -15, ठीक है। तो अब देखो इसको 1 मिनट सफाई से करें, तो देखो U2 - U1 कर दो, U2 की वैल्यू आई -20, और V1 जो आया था वो माइनस करके वो माइनस कितना था, -15 आया था, -15, तो अब देखो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5। तो देखो इसमें सिर्फ क्या पूछा हुआ है, लेंथ पूछा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं है, देखो 5 आया तो बस 5 पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ।
तो देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन और लेटरल मैग्नीफिकेशन ना। तो देखो लीनियर मैग्नीफिकेशन और लेटरल मैग्नीफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं होता है। देखो अगर बात होगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, तो वो देखो हाइट सीधे ना पाता है तो वो हो जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लेटरल मतलब क्या होता है, यानी कि वी बाई यू ना, तो माइनस वी बाई यू हो जाता है ना, क्योंकि निगेटिव साइन के कारण यहाँ पे इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी का मतलब समझिए लो पोल से लेकर के इमेज का जो डिस्टेंस होता है, और यू जो होता है वो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना। तो ये हो जाता है लेटरल और ये हो जाता है लीनियर। अब देखो जैसे मान लो ये कहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो इससे हम लोग को क्या हिंट मिलता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर, तो फिर हम लोग फोकस निकाल सकते हैं, फोकस इज इक्वल टू आर बाई टू। और फिर अब इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कॉनकेव मिरर से वो कितना है। इसके दो केस हैं। पहले वाले केस में अगर कह रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा अगर जो इमेज बन रहा है, देखो ये पकड़े वाली बात पे वर्चुअल है और 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बताए थे। तो देखो इन 6 के 6 केसेस में जो यहाँ पे हम पढ़ाए थे, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ था है ना। तो इन 6 के 6 केसेस में देखो सब में देखो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, और देखो एम कैसा है, निगेटिव है। वर्चुअल वाले केस में क्या था, एम देखो पॉजिटिव था, ठीक है। ये देखो जो फॉर्म हो रहा है ये वर्चुअल वाला है और सिर्फ एक ही वर्चुअल वाला केस है, ठीक है। तो अब देखो वर्चुअल है और 3 टाइम्स ऑफ साइज है। तो देखो एक तुम लोगों को हम फार्मूला जो अभी दिखाए थे अब उस पर गौर कराना चाहेंगे। देखो जब तुम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो ये सब जो फॉर्मूले जो शॉर्ट तरीके होते हैं ना, ये बहुत हेल्प करेंगे। जैसे देखो वी और एफ में अगर वी निकालना हो या यू निकालना हो और एफ दिया हो, तो ये देखो जो वो वाला फार्मूला था ना 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस वी, वो वाला वही वाले फार्मूला का ये मॉडिफिकेशन है। और अगर एम देखो एम का जो फार्मूला क्या होता है, v/u होता है, तो v बाई यू का ही वैल्यू को पुट करके ये रखा था f बटे f माइनस यू। तो इसे याद रखना, देखो v इज इक्वल टू यू एफ बटे यू माइनस एफ, m इज इक्वल टू f बटे f माइनस यू ही, बस ये याद रखे रहना। तो यार बस अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू f बटे f माइनस यू, फार्मूला पुट हो गया। अब देखो m का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, बताए ना तुम लोगों को, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बस यही वाला केस ये वर्चुअल में रहेगा तो m पॉजिटिव और 3 टाइम्स है तो मैग्नीफिकेशन 3 टाइम इज इक्वल टू फोकस देखो कितना दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है 24, तो f इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ r/2 24/2 इज इक्वल टू 12, यानी कि f की वैल्यू 12 है। अब देखो यहाँ पे f की वैल्यू रख दो 12, लेकिन हम लोग क्या, जैसे देखो f की वैल्यू अगर कॉनकेव मिरर है तो f की वैल्यू हमेशा निगेटिव में रहेगी ना, तो यहाँ पे हो गया -12 बाई, यहाँ पे देखो -12 और माइनस यू। तो अब देखो माइनस यू ही निकालना ही है। तो अब देखो इन सबको सॉल्व करो, इन सबको सॉल्व करने के जो तुम लोग का आंसर आएगा वो u इज इक्वल्स टू 8 आएगा। अब देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है, देखो सेकंड वाले में क्या कर रहा है, जो रियल जो इमेज है वो रियल है। तो देखो बताए थे ना 5 केस जो थे वो रियल के थे, और उसमें जो m जो थी m थी निगेटिव थी, और इसमें देखो साइज 2m। तो देखो m का फिर से इसमें यहाँ पे फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला रखाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे देखो निगेटिव 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव होगा। और फिर उसके बाद f की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे f की वैल्यू स्टिल -12 रहेगी, और फिर उसके बाद -12 माइनस, अब यहाँ पे u रख दो। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताओ।